ठीक है। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। इलेक्शन कमीशन ने बिहार में वोटर पर नजरसानी के तहत तैयार की गई हतमी वोटर लिस्ट की जारी। अपने नाम ऑनलाइन चेक कर सकेंगे वोटर। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट का लिंक भी किया जारी। महाअष्टमी पर देवी दुर्गा के महागौरी स्वरूप की हो रही है पूजा। मुल्क भर के मंदिरों में अकीदतमंदों का हुजूम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दिल्ली के चितरंजन पार्क में दुर्गा पूजा पंडाल का करेंगे दौरा। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट हेमा मालिनी की क़यादत में 8 रुकनी वफ्द ने तमिलनाडु के करूर अस्पताल का किया दौरा। भगदड़ मुतासरीन के अहले खाना से की मुलाकात। हेमा मालिनी ने इंतजामिया पर लगाए लापरवाही के इल्जामात। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गजा तनाज़े को ख़त्म करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की अमन तजवीज़ का खैर मकदम किया और तमाम ममालिक से 20 निकाती अमन मंसूबे की पहल पर मुत्तहिद होने की अपील की। पाकिस्तान के क्वेटा में खुदकुश हमला। इंतहाई सिक्योरिटी वाले इलाके में धमाके से 10 अफराद हलाक, 19 जख्मी। मैलुकीन में फ्रंटियर कोर के 4 जवान भी शामिल। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। बिहार में खुसूसी नजरसानी के बाद वोटरों की हतमी फहरिस्त जारी की गई है। इलेक्शन कमीशन ने एक लिंक जारी किया है जिसमें कहा गया है कि फराहम करदा लिंक के जरिए वोटर लिस्ट में अपने नाम की तफसीलात देख सकते हैं। वोटर लिस्ट को आम करने के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने हर जिले में रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में एक फिजिकल कॉपी भी दस्तयाब कराई है। हतमी मुसव्विदा वोटर लिस्ट तमाम सियासी जमातों को भी फराहम करा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने वोटरों की नजरसानी का अमल जून में शुरू किया था। इस अमल से पहले 78.9 मिलियन वोटर्स थे। नजरसानी के बाद कुल 6.5 मिलियन वोटरों को हज़फ कर दिया गया। इनमें 2.2 मिलियन से ज्यादा फौतशुदा वोटर्स और तकरीबन 3.5 मिलियन नकल मुकाम करने वाले वोटर शामिल हैं। 2 जगहों पर तकरीबन 7 लाख वोटर रजिस्टर्ड हुए। ताहम इलेक्शन कमीशन ने इन वोटरों को दावे और एतराज़ात दाखिल करने के लिए 30 दिन का वक्त दिया था। इलेक्शन कमीशन बिहार असेंबली इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार हतमी वोटर लिस्ट की इशाअत के बाद आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार हुकूमत के आला अफसरान के साथ इंतखाबात का जायजा लेंगे। कमीशन के दौरे से कबल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विनोद सिंह गुंजियाल तमाम अजला के जिला मजिस्ट्रेट्स और पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स के साथ इंतखाबी जायजा लेंगे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन और बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दरमियान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। इसके बाद कमीशन कुल बिहार में तैनात मरकजी पुलिस फोर्स और दीगर मरकजी एजेंसियों के अहलकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। कमीशन 4 अक्टूबर को अपनी पूरी टीम के साथ पटना पहुंचेगा। CEC अपना पहला इजलास सियासी जमातों के साथ करेगा। वो अपने 2 रोज़ा दौरे से एक दिन पहले 3 अक्टूबर को देर रात पटना पहुंचेंगे। सियासी जमातों के साथ पहली मीटिंग के बाद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, इंस्पेक्टर जनरल्स और DIGs तमाम अजला के जिला मजिस्ट्रेट्स और सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से मुलाकात करेंगे। दूसरे दिन वो तमाम एजेंसियों के नोडल अफसरान के सरबराहों के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी और DGP के साथ जायजा मीटिंग करेंगे। और मुल्क भर में आज महाअष्टमी मनाई जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम दिल्ली के चितरंजन पार्क में दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा करेंगे। इस वाक़े को लेकर मुकामी लोग पुरजोश हैं। PM मोदी के दौरे के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो भीड़ से बचने के लिए मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करें। अगली खबर का रुख करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस में मुलाकात की, जिसमें गजा में जंग रोकने के लिए जंगबंदी की नई तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया।
20 निकाती गजा अमन मंसूबा, जिसमें फौजी कार्रवाइयों को फौरी तौर पर बंद करने की तजवीज़ पेश की गई है। जामे हमास को 72 घंटों के अंदर 20 जिंदा इसराइली यरगमालियों को रिहा करना होगा। 2 दर्जन से जायद यरगमालियों की लाशें जिनका खदशा है उन्हें भी वापस करना होगा। इसके बदले में इसराइली जेलों में कैद सैकड़ों गजा के बाशिंदों को रिहा किया जाएगा। ट्रंप ने इसे अमन का तारीख़ी दिन करार दिया। नेतन्याहू ने हमास को खबरदार किया कि अगर हमास इस तजवीज़ को मुस्तरद करता है तो इसराइल इस काम को अंजाम देगा। ताहम हमास की जानिब से अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। इजराइल और हमास के दरमियान बरसों से जारी तनाज़े को ख़त्म करने के लिए 20 निकाती गजा अमन मंसूबे को ख़त्मी शक्ल दे दी गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गजा में तनाज़े को रोकने के इक़दाम का खैर मक़दम किया है। भारत की फ़लस्तीन पॉलिसी काफ़ी अरसे से वाज़ेह है। भारत 2 रियासती हल की हिमायत करता है और इस भारत ने हमेशा अमन और सिफारतकारी पर जोर दिया है। 1974 में भारत पहले गैर अरब ममालिक में से एक था जिसने PLO को फ़लस्तीनी अवाम का वाहिद और जायज़ नुमाइंदा तस्लीम किया। इसी तरह 1988 में भारत फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने वाले पहले ममालिक में शामिल हुआ। भारत ने भी इस साल 12 सितंबर 2025 के न्यूयॉर्क एलामिया के हक में वोट दिया। अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद भारत ने दहशतगर्दी की मजम्मत की। शहरी हलाकतों पर तशवीश का इजहार करते हुए भारत ने जंग बंदी और इंसानी इमदाद की ज़रूरत पर जोर दिया। भारत ने पिछले 10 सालों में इसराइल फ़लस्तीन मसले पर अक़वाम मुत्तहिदा में पेश की गई 175 करारदादों में से किसी के खिलाफ वोट नहीं दिया। हिंदुस्तान ने मुसलसल फ़लस्तीन को तरक्याती और इंसानी इमदाद फराहम की है। 2014 से हिंदुस्तान ने फ़लस्तीन को $80 मिलियन की इमदाद फराहम की। $40 मिलियन के नए मंसूबे पाइपलाइन में हैं। वज़ीर आज़म मोदी के इसराइल और फ़लस्तीन दोनों रहनुमाओं के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं। फरवरी 2018 में वज़ीर आज़म मोदी फ़लस्तीन का सरकारी दौरा करने वाले पहले हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म बने। मज़ीद बरां सदर महमूद अब्बास ने हिंदुस्तान और फ़लस्तीन के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में उनकी नुमाया खदमात के लिए उन्हें रियासत फ़लस्तीन के ग्रैंड कॉलर ऑफ स्टेट के एजाज़ से नवाजा। हिंदुस्तान में फ़लस्तीनी सफ़ीर ने खुलकर भारत के मौक़िफ़ की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत फ़लस्तीनी अवाम के लिए बेहतरीन काम कर रहा है। मरकज़ी वज़ीर किरण रिजिजू ने 26/11 के हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई से मुताल्लिक़ साबिक़ वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम के अहम इंकशाफात का जवाब दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मुल्क ने कांग्रेस पार्टी के गुनाहों की भारी कीमत अदा की है। ज़माना बदल गया है। भारत मजीद किसी दहशतगर्दाना हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल साबिक़ मरकज़ी वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने एक इंटरव्यू में एतराफ़ किया था कि वो ज़ाती तौर पर 26/11 के हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा न करने के लिए काफ़ी दबाव का सामना करना पड़ा क्योंकि दूसरे लोग इस मामले पर फैसला कर रहे थे। इस इंटरव्यू के इख्तिसाबात सोशल मीडिया पर बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने शेयर किए, जिस पर अब एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया। कांग्रेस के साबिक़ वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम के एक इंटरव्यू का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वो 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के बाद पाकिस्तान के खिलाफ इंतखाबी कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन ऐसा न करने के लिए उन पर दबाव बनाया गया। शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भारत के मफादात से समझौता किया है, जो अफसोसनाक है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम जी ने इंटरव्यू में कहा है कि 26/11 के बाद वो रिलक्टेंटली होम मिनिस्टर तो बन गए और 26/11 के बाद वो चाहते थे कि पाकिस्तान पर हमला हो, आतंकवाद का जवाब दिया जाए, पर उन पर प्रिवेल किया गया। प्रिवेल करने वाले कौन थे? जाहिर सी बात है सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह। पर केवल इतना ही नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉन्डोलीजा राइस भारत आई और उन्होंने कहा भारत को रिएक्ट नहीं करना चाहिए, और इस दबाव में भारत ने कोई कदम नहीं उठाया। उल्टा आपको याद है उस समय की सरकार ने मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस का दर्जा पाकिस्तान को दिया। मतलब कि आतंकी हमले होते रहे, चेन्नई, पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, हर जगह आतंकवाद होता रहा और हमने पाकिस्तान पर कार्रवाई करने के बदले मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया।
ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने बार बार पाकिस्तान को क्लीन चिट भी दिया आतंकवाद पे। आइंदा असेंबली इंतखाबात को लेकर बिहार में सियासी सरगर्मियां जोर पकड़ रही हैं। आज दिल्ली में मकबूल भोजपुरी फिल्म गुलकार और अदाकार पवन सिंह ने बिहार बीजेपी के इंचार्ज विनोद तावड़े और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सदर उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक अहम मीटिंग की। मुलाकात के बाद विनोद तावड़े ने कहा कि पवन सिंह बीजेपी में हैं और बीजेपी में ही रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि पवन सिंह आने वाले इंतखाबात में एक बीजेपी कारकुन के तौर पर एनडीए के लिए सरगर्म काम कर रहे हैं। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में तीनों फौजी खदमात पर एक कौमी सेमिनार से खिताब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि हमारी मुसल्लह अफवाज का शुमार न सिर्फ दुनिया की बेहतरीन अफवाज में होता है बल्कि उनके अख्तार और विजन को भी दुनिया भर में सराहा जाता है। हमारी हर सर्विस की अपनी शानदार रिवायत और शिनाख्त है। हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। इसके लिए मैं आप सबको और तीनों सर्विसेज के अपने सेना के अधिकारियों और जवानों को मैं बधाई देता हूं। और यह ऑपरेशन इस बात का प्रमाण है कि जब हमारी सेनाएं आपस में मिलकर काम करती हैं तो उनकी कंबाइंड स्ट्रेंथ कितनी बढ़ जाती है, यानी बड़ी से बड़ी चुनौती का भी मुकाबला करने में वह सक्षम हो जाती हैं और उस चुनौती पर विजय प्राप्त करती हैं। साथियों, इन ऑपरेशन के दौरान भारत ने अपने एयर डिफेंस में ज्वाइंटनेस का एक जबरदस्त प्रदर्शन किया जो डिसाइसिव साबित हुआ। इंडियन एयरफोर्स का इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी IACCS, जिसको इंडियन आर्मी के आकाश तीर और इंडियन नेवी के त्रिगुण के साथ सीमलेसली इंटीग्रेट किया गया और मैं मानता हूं इस सफलता का यह आधार था। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब फौज, बहरिया और एयरफोर्स मिलकर हमला करते हैं तो फतेह यकीनी होती है। इस तालमेल को मजीद मजबूत करने के लिए दिल्ली में तीनों खदमात के दरमियान हम आहंगी पर तबादला ख्याल के लिए एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डीडी न्यूज़ ने रिटायर्ड एयर मार्शल GS बेदी से खुसूसी बात की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने बताया कि किस तरह से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जब मिलकर प्रहार करते हैं तो विजय कितनी आसान हो जाती है। मेरे साथ है एयर मार्शल GS बेदी जो एयरफोर्स रिटायर्ड है और हम यहाँ पर एक कॉन्क्लेव में जो बात करी है तीनों सेनाओं के सिनर्जी की। सर, ये कितना बड़ा चैलेंज है और कितना आसान है? जो सेमिनार में खड़े हैं, जिस कॉन्क्लेव में खड़े हैं, उसका शीर्षक है जॉइंट इंस्पेक्शन। तो ये क्यों जरूरी हुआ? क्योंकि जॉइंट ऑपरेशंस तो हमेशा हम बात कर रहे थे और जो इंस्पेक्शंस हैं हमारे सर्विसेज की वो टिपिकली इंस्पेक्शंस नहीं है कि जो फॉल्ट फाइंडिंग पे फोकस करती हैं। वो एक एक्सरसाइज है जो कैपेबिलिटी बिल्डिंग पे फोकस करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर में कोई डाउट नहीं है, तीनों सेनाएं बिल्कुल तैयार थी और जिस सेना का ज्यादा रोल महत्व समझा गया उस सेना को यूज किया गया। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सेनाएं का कुछ रोल नहीं था, पर दैट इज व्हाट यू नो। मार्शल बेदी, जब हम बात करते हैं एक प्लेटफॉर्म की, एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म की जिसके बारे में रक्षा मंत्री ने भी कहा, तो वो किस तरह का प्लेटफॉर्म हो सकता है? ये तो उनका मतलब है कैसे स्ट्रक्चर इवॉल्व किए जाएं, ऐसी संस्थाएं इवॉल्व की जाएं, ऐसी इंस्टीट्यूशंस हों जो कि जहां पे तीनों सर्विसेज जो हैं जब बैठें तो एक ही तरह का सोचें, ना कि हम अलग अलग सोच के उनको ज्वाइंट कर रहे हैं। मार्शल बेदी, एक आखिरी सवाल, जब हम बात करते हैं साइबर थ्रेट की, तो ऐसे में तीनों सेनाओं का जो अपनी टेक्नोलॉजी है, इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म्स है, वो कितने कारगर साबित हो सकते हैं? वो साइबर थ्रेट बहुत बड़ी थ्रेट है और हर एक सर्विस जो है आजकल नेटवर्क सेंट्रिक है। तो नेटवर्क ऑपरेशंस जो हैं उनको हमेशा ही साइबर थ्रेट रहती है। और अगर हम कल को जॉइंट ऑपरेशंस की बात करते हैं और अगर आर्मी के रेडार्स को एयरफोर्स को इन्फॉर्मेशन देनी है या एयरफोर्स के रेडार को आर्मी को इन्फॉर्मेशन देनी है या नेवी को बीच में अब लाते हैं, तो अगर लेट से एक सिस्टम अगर साइबर प्रूफ नहीं है तो वो दूसरे सिस्टम को भी वल्नरेबल बना सकता है। तो इसलिए जरूरत है कि तीनों सर्विसेज के जो नेटवर्क हैं वो एकदम एक दूसरे से मिलके काम करें। थैंक यू।
तो ये थे एयर मार्शल बेदी, जिनका ये कहना है कि तीनों सेनाओं को मिलकर हर तरह की चुनौती का सामना करना है, क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रही है और तेजी से बदल रहे हैं खतरे। कैमरामैन ललित के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज दिल्ली। और नई दिल्ली में आज गन्ना काश्तकारों के माशी मौक़िफ़ पर एक कौमी मुशावरती सेमिनार का इनेकाद किया गया। इसका मकसद गन्ने के काश्तकारों के मसाइल के हल और गन्ने की काश्त को बेहतर बनाने के लिए उनके ख्यालात और बातचीत को शामिल करना था। इस मौके पर मरकजी ज़राअत और किसानों की बहबूद के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से अमली तौर पर खिताब करते हुए कहा कि गन्ने की काश्त में मोनोक्रॉपिंग के बजाय इंटर क्रॉपिंग को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। हमारा उद्देश्य है गन्ने को भारत की अर्थव्यवस्था में, कृषि अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कारक बनाना और इसमें जितनी बाधाएं उनको दूर करना, उत्पादन बढ़ाना, लागत घटाना, ठीक दाम देना, रिसर्च मैकेनाइजेशन के लिए भी नई योजना बनाना होगा तो बनाएंगे। फिर आप अगर ड्रिप की बात करते हैं तो किसान खरीदेगा कैसे, कई चीजों पर विचार कर, इन सब पर विचार करके ही हम गन्ना नीति फाइनल करेंगे। आगे गन्ने पर रोड मैप का ये प्रारंभ है बनाने का, क्योंकि आप व्यवहारिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग मुझसे ज्यादा समस्याओं से और आवश्यकताओं से परिचित है, इसलिए मैं आपके सुझाव चाहता हूं। और लद्दाख में अमन बरकरार है। लेह में बाजार आज दोपहर 2 बजे तक खुले रहे। लद्दाख बीजेपी ने तशद्दुद में जान गंवाने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इज़हार किया। एक प्रेस बयान में बीजेपी ने कहा कि मरकजी इंतज़ाम वाले इलाका लद्दाख में बीजेपी के सदर और तमाम अरकान गहरे रंजोगम के साथ उन सोगवार ख़ानदानों के साथ दिली ताज़ियत का इज़हार करते हैं जिन्होंने 24 सितंबर को पेश आए वाक़े में अपने प्यारों को खो दिया। मुश्किल की इस घड़ी में हम उनके अहले खाना के साथ हैं। हम लद्दाख के तमाम बाशिंदों से अमन और हम आहंगी को बरकरार रखने की अपील करते हैं। ये ज़रूरी है कि हम अमन व अमान को अपने हाथ में न लें। 27 सितंबर को तमिलनाडु के करूर में होने वाली सियासी रैली की भगदड़ में दर्जनों अमवात के सिलसिले में टीवीके के करूर वेस्ट डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी मिथ्याजगन और टाउन वर्कर पवन राज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुहिम के झंडे और फ्लैक्स लगाने के जिम्मेदार थे। उन्हें तिब्बी मुआयने के बाद अदालत में पेश किया गया। पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है और कहा गया है कि तकरीब के इनेकाद में गफलत हुई है। बीजेपी एमपी हेमा मालिनी की क़यादत में एक 8 रुकनी वफ्द मंगल को तमिलनाडु के करूर पहुंची और 27 सितंबर की भगदड़ में जख्मियों का इलाज करने वाले अस्पताल का दौरा किया और मुतासरीन की अयादत की। एमपी हेमा मालिनी ने भगदड़ को खौफनाक और सबसे बड़ा करार दिया। उन्होंने इंतजामिया को शदीद लापरवाही पर तनकीद का निशाना बनाया। The place where the stampede took place, it is very sad to see such a sight because one after the other, one over the other, the people have fallen and died in the ditch, and then the electricity went off suddenly, and then somebody is throwing chappal and all. I mean, I heard all these things. It is unheard, It's something very different kind of a thing. So, who is responsible for all these things? We want to know. So that is why we all came for this delegation. माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजर्स की वजारत ने वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 3 रोज़ा नुमाइश हेरिटेज 2 डेवलपमेंट सर्विस फेस्टिवल का इनेकाद किया। हमारे साथी हरिकेश बहादुर सिंह गौतम ने कॉटेज, छोटे और दस्तकारी के स्टॉल्स का मुआयना किया। मैं रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में हूं और एमएसएमई ने एक 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया है। मौका है सेवा पर्व का और नाम दिया गया है विरासत से विकास। ये एक गाजीपुर का महादेव खादी ग्रामोद्योग संस्थान है जिसके सेक्रेटरी हैं श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी, गाजीपुर से बनारस, वो भी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, क्या कहेंगे आप? माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर विरासत से विकास के लिए, उसमें गाजीपुर से मैं विरासत को लेकर के बनारस आया हूँ विकास करने के लिए। अब इसमें यहाँ पर जीएसटी जो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया कम, इससे खादी को बहुत बड़ा लाभ हुआ। हमारा जो स्लाइबर था 12% पर वो 5% हो गया, जो 5% रेडीमेड थे वो 0 हो गए। 2013 से हम लोग इसमें लगे थे कि कुछ पेस्ट मैनेजमेंट इस पे काम हो पाए। धीरे धीरे करके हम लोग 2015 में
इस पे कुछ कर पाए और रेशे मशीन से रेशे निकालने का काम शुरू किया। उसके बाद हम लोग फिर अभी 2020 से हम लोगों ने इस पे डायरेक्ट पहाड़ के ऊपर काम करना शुरू किया। और बनारस चूँकि हमारा धार्मिक काशी बाबा विश्वनाथ का धाम है, तो हम लोग यहाँ पर आए थे। चूँकि केले की बनी हुई चीज़ पूजा में उपयोग होती है, तो वो धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम यहाँ पर अपनी स्टाइल लेकर आए। ये एक यूनिक प्रोडक्ट है जो कि हम लोग पीतल से यूटेंसिल को बनाते हैं और उसके और कस्टमर के अकॉर्डिंग हम लोग बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके बनाते हैं। हमें KBIC से ग्रुप में सहयोग मिला। उस सहयोग के माध्यम से फिर हम लोग जो है ग्रुप बना करके हमने काम किया। MSME का जो डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से देखिए कितने महिला पुरुष लाभान्वित हो रहे हैं, रोजगार मिल रहा है और प्रधानमंत्री की भी यही सोच है। इसलिए वाराणसी में MSME ने यह प्रदर्शनी लगाई है कि लोगों को पता चल सके कि किस तरह से विरासत से विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे, चाहे वो गाजीपुर हो, कौशाम्बी हो या फिर लोगों को वाराणसी तक आकर धार्मिक और आर्थिक प्रगति करनी है। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर रिकेश बहादुर सिंह गौतम, DD न्यूज़ वाराणसी। और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर प्रोफेसर विजय मल्होत्रा का आज सुबह इंतकाल हो गया। उन्होंने 93 साल की उम्र में नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। मल्होत्रा 3 दिसंबर 1931 को लाहौर, पाकिस्तान में पैदा हुए थे। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ छोड़ने के बाद सियासत में कदम रखा। मल्होत्रा ने जनसंघ के दौर में दिल्ली में RSS के नज़रिए को फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। प्रोफेसर मल्होत्रा दिल्ली से मुतादिद बार रुकन पार्लियामेंट और दिल्ली कानून साज असेंबली के रुकन रहे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के आजहानी सीनियर लीडर विजय कुमार मल्होत्रा को दिल्ली में उनकी रिहाइशगाह पर जाकर खराज-ए-क़ीदत पेश किया। उन्होंने उनके अहले खाना से मुलाकात की और ताज़ियत का इजहार किया। इस मौके पर बीजेपी सदर JP नड्डा और दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता भी मौजूद थीं। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने विजय कुमार मल्होत्रा के इंतकाल पर गम का इजहार किया। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, मैं श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी के इंतकाल से बहुत अफसरदा हूँ। वो एक बेहतरीन लीडर थे और आवाम की मुश्किलात को समझने के लिए वसी पैमाने पर मकबूल थे। श्री मल्होत्रा जी की अवामी ज़िंदगी बशमूल खेलों की इंतज़ामिया में उनकी अनमोल शराकत को हमेशा याद रखा जाएगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा के इंतकाल पर दुख का इजहार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर लिखते हुए शाह ने कहा, मुझे बीजेपी के सीनियर लीडर विजय कुमार मल्होत्रा के इंतकाल से बहुत दुख हुआ, जिन्होंने जनसंघ से लेकर जनता पार्टी और बीजेपी तक तंजीम की तश्कील और तोसी में कलीदी किरदार अदा किया। अमित शाह ने मजीद लिखा, चाहे दिल्ली बीजेपी के सदर, दिल्ली असेंबली में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ या अवामी नुमाइंदे के तौर पर विजय कुमार मल्होत्रा ने हर किरदार में मुल्क और दिल्ली के लोगों की खिदमत की है। उनके साथ होने वाली हर मुलाकात ने तंजीम की कई बारीकियों को बसीरत फराहम की है। पूरा बीजेपी खानदान दुख की इस घड़ी में उनके खानदान के साथ खड़ा है। ओम शांति शांति शांति। और दिल्ली बीजेपी के सीनियर लीडर और पहले सदर विजय कुमार मल्होत्रा को आखिरी खराज-ए-क़ीदत पेश किया गया। मल्होत्रा के इंतकाल पर दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता, बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा और रियासती सदर वीरेंद्र सचदेवा आज उनको खराज-ए-अक़ीदत उन्होंने पेश किया। दिल्ली की हर वो नींव की ईंट उनके द्वारा रखी गई। एक एक स्वरूप जो दिल्ली का आज दिखाई देता है, उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका आदरणीय विजय कुमार जी की रही। कार्यकर्ताओं के संरक्षक के रूप में उन्होंने हमेशा मार्गदर्शन किया और मुझे भी हमेशा उनका स्नेह मिला। उनका जब मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका आशीर्वाद लेने आई तो भी वो बहुत प्रसन्न थे कि 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है। खूब उन्होंने आशीर्वाद दिया और पूरे अच्छी उम्र पूरी करके पूरी आखिरी पल तक बहुत एक्टिव रह करके सारे विषयों का संज्ञान लेते हुए उन्होंने अपने जीवन का ये पड़ाव पूरा किया है। ईश्वर उनकी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे।
और दिल्ली एनसीआर में आज सुबह मौसम बदल गया। दिल्ली एनसीआर के बाशिंदे जो कई रोज से शदीद गर्मी को बर्दाश्त कर रहे थे, आज खासी उन्हें राहत मिली। दिल्ली एनसीआर में ज़बरदस्त बारिश के साथ मौसम में अचानक तब्दीली आई। बारिश के बाद गर्मी से निजात मिली। नोएडा और गाजियाबाद में भी मूसलाधार बारिश हुई। बारिश की वजह से पानी जमा होने से लोगों का काम पर जाने में काफ़ी मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बहराए अरब में कम दबाव का इलाका बनने की वजह से रियासत में मौसम 3 अक्टूबर तक जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने का इम्कान है। और नवरात्रि और दुर्गा पूजा पर मुल्क भर में जोशो खरोश का माहौल है। शक्ति साधना के इन 9 दिनों में अकीदतमंद माँ दुर्गा के मुख्तलिफ रूपों की पूजा कर रहे हैं। आज महाअष्टमी के मौके पर माँ महागौरी की पूजा की जा रही है। मंदिरों में सुबह से ही अकीदतमंदों की बड़ी भीड़ जमा है। दिल्ली के तारीखी झंडेवालान देवी मंदिर में अकीदतमंदों ने माँ की आरती की। छतरपुर मंदिर में देवी की अजीम शान पूजा भी हुई, जहाँ सजावट और अकीदत का संगम शानदार मंजर पेश कर रहा था। और इसी वक्त अकीदतमंदों ने मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में मां की आरती की। प्रयागराज के आलूपी देवी मंदिर में भी पूजा की गई। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।